बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी तैयारियां भी तेज़ हो जानी चाहिए। तो उसी तैयारी को तेज़ करने के लिए हम लेके आए हैं देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 जो कि यूपी बोर्ड का है। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व कराएंगे ताकि आपको बता सके कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर के मार्क्स बाइफरकेशन कैसे रहने वाले हैं, पेपर का डिवीज़न कैसे होने वाला है, कितने सेक्शंस में ये डिवाइड है और कैसे मार्क्स के जो है बाइफरकेशंस दिए हुए हैं। तो हमारे सेट नंबर 1 का जो है जो कोड है वो है 316 DV और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हम आपकी हेल्प कर पाएँ। इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर में डेल्व करें जाएं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, ये कितने सेक्शंस में डिवाइड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन पेपर पूरा डिवाइड है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए रीडिंग को डेडिकेटेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग को डेडिकेटेड है। रीडिंग है सेक्शन ए। सेक्शन ए इज डेडिकेटेड टू रीडिंग। सेक्शन ए जो कि 15 मार्क्स का है। सेक्शन बी है राइटिंग का। सेक्शन बी है राइटिंग का प्यारे बच्चों, ये बी है और ये 20 मार्क्स का है। सेक्शन सी होगा, सी क्या होगा, ये आपका ग्रामर होगा। इसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये है सी और ये आपका होगा 25 मार्क्स का। एंड फाइनली वी हैव लिटरेचर। Finally, we have literature which is of 40 marks. तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड है 4 सेक्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहले रीडिंग का सेक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीडिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रीडिंग सेक्शन का पैटर्न कैसा होता है, पहले आपको एक पैसेज मिलता है, पैसेज को सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। तो ये तो रहा ट्रेडिशनल तरीका, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th 11th ये सब क्लासेस में आपने ये किया होगा। आज हम आपको बता दें कि आप इसका अनट्रेडिशनल तरीका भी अपना सकते हैं। अनट्रेडिशनल तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और इसके जो मेजर वर्ड्स हैं इनको आप जो है इसमें ढूंढ लीजिए। अब एक चीज़ और तरीका है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है तो 1 के लिए आपको पैसेज की बिगनिंग में उसका आंसर जनरली मिलता है। जनरली यही होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पैसेज के लास्ट में उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं होता है। जनरली फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर इज गिवन ऑन द बिगनिंग ऑफ द पैसेज। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ट्रेडिशनल लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल लेके चलते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल ही लेके चलेंगे, ठीक है। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन पैसेज को पढ़ते हैं पहले। इट इज़ क्लियर दैट लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पज़। ये तो बात साफ है कि भाषा एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज़ होती है। अब कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इसमें पैसेज में बताया गया, राइटर ने बताया है, ठीक है। भाषा एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज़ किया जाता है। द मैन हु हिट्स हिज थंबनेल, थंबनेल मतलब अंगूठे का नाखून, विद अ हैमर, एक आदमी जो गलती से अपने उंगली अंगूठे के नाखून पर हथौड़े से चोट कर देता है। एंड अटर्स अ स्ट्रिंग ऑफ कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप, श्राप, बट यहाँ पे इसका मतलब होगा गालियाँ। और वो क्या करता है, स्ट्रिंग ऑफ कर्सेस इज यूजिंग टू रिलीव हिज फीलिंग एंड नीड्स नो ऑडियंस बट हिमसेल्फ। एक आदमी जो अपने अंगूठे पर गलती से मार लेता है हथौड़े से और उसके बाद से ढेर सारी गालियां देता है ताकि अपने निगेटिव इमोशन को रिलीज कर सके। ऐसा हमारे साथ भी होता है, अचानक चोट लगती है तो मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाता है या फिर कोई कुछ एक्सक्लेम कर देते हैं, अरे बाप रे, ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब उसको चोट लगती है तो वो क्या करता है, कुछ गालियाँ बकता है और इससे उसका निगेटिव इमोशन जो कि अक्यूमुलेट होता है चोट लगने के कारण अंदर, वो बाहर निकल जाता है। तो लैंग्वेज का किस रूप में यूज़ हुआ, लैंग्वेज का यूज़ हुआ अपने निगेटिव इमोशन को बाहर निकालने के लिए, और वहाँ पे किसी ऑडियंस की उसको ज़रूरत नहीं है, वो बस बोल लेता है, ठीक है। दूसरा पर्पज आते हैं, बट व्हेन अ फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, फिलोसोफर मतलब होता है दार्शनिक, लेकिन जब एक दार्शनिक यूजेज लैंग्वेज टू क्लेरिफाई हिज आइडिया, लेकिन जब एक दार्शनिक अपने किसी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता है, ही इज़ यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो वो इसका यूज़ यानी लैंग्वेज का यूज़ एक औजार के रूप में करता है। किसके, अपने विचारों के औजार के रूप में इसका यूज़ करता है, यानी अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपने थॉट को, अपने आइडिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वो लैंग्वेज का यूज़ एक औजार के रूप में करता है। तो
टू पर्पजेज वी हैव डिस्कस्ड ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। व्हेन टू वुमेन गॉसिप ओवर द फेंस, जब दो महिलाएं दीवार पर बैठकर, चारदीवारी पर बैठकर बात करती हैं, और टू मैन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एज दे पास इन द स्ट्रीट, या फिर दो लोग जब सड़क पर गुजरते हुए एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने का मतलब होता है सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा कुछ बोलना, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग, अभिवादन। तो जब दो लोग सड़क पर गुजरते हुए अभिवादन करते हैं एक दूसरे को, तो लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पे लैंग्वेज सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में उनके जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा पर्पस जो राइटर बता रहा है, लैंग्वेज इट सीम्स इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार से आफ्टर डिस्कसिंग द थ्री पर्पजेज ऑफ द लैंग्वेज, इट सीम्स टू द राइटर कि लैंग्वेज एक मल्टीपर्पज चीज़ है, यानी इसके बहुउद्देशीय चीज़ है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड, one function however seems to be basic, language enables us to influence people behavior and thereby makes human cooperation possible। लेकिन एक जो इसका पर्पस है वो सबसे मूलभूत लगता है, आधारभूत लगता है, और वो ये है कि हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और आपस में जो ह्यूमन कोऑपरेशन होता है उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम जो है लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं और कोई मिल के काम करना है तो वो लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो एक बेसिक जो पर्पज़ है उसका ये है कि हम लोगों को क्या करते हैं, पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड देयर बाय, और उसी के द्वारा मेक्स ह्यूमन कोऑपरेशन पॉसिबल, और आपस में जो मानवीय जो आपसी कार्य है, कोऑपरेशन है, क्या करते हैं, उसको पॉसिबल बनाते हैं। सम एनिमल्स कोऑपरेट, स्पेशली द सोशल एनिमल्स लाइक बीज एंड एंट्स। कह रहे कि कुछ जानवर भी होते हैं जो क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं। कौन कौन से जानवर हैं, सोशल एनिमल हैं, बीज एंड एंट्स, चींटियां हैं और मधुमक्खियां, ठीक है। बट ह्यूमन कोऑपरेशन इज मोर थॉरो, मोर डिटेल्ड एंड मोर इफेक्टिव। लेकिन ह्यूमन का जो कोऑपरेशन है, आपस में मानवीय जो आदान प्रदान है, कार्यों का आदान प्रदान है, कोऑपरेशन है, वो क्या होता है, मोर थॉरो, अधिक विस्तृत होता है, अधिक सुदृढ़ होता है, मोर इफेक्टिव, अधिक प्रभावशाली होता है देन दैट फाउंड एनीवेयर इन द एनिमल किंगडम। जानवरों में पाए जाने वाले कोऑपरेशन से कहीं ज़्यादा वो सुदृढ़ होता है और डिटेल्ड होता है, ये ऐसा। तो यानी कि एनिमल कोऑपरेशन से जो है कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। द ह्यूमन कोऑपरेशन वुड बी अनथिंकेबल, मानवीय जो कोऑपरेशन है, इंसानों के बीच जो होने वाली कोऑपरेशन है, वो सोचा भी नहीं जा सकता विदाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना उसको सोचा भी नहीं जा सकता। भाई देखिए, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, कम से कम टू योर सेटिस्फेक्शन तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैसेज पढ़ लिया है। वी हैव डिस्कस थ्री पर्पजेज ऑफ द लैंग्वेज एंड राइटर्स अदर व्यूज अबाउट द पर्पज ऑफ द लैंग्वेज। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द पैसेज। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, Why does the man who hits his thumbnail with a hammer talk to himself? एक आदमी जो अपने अंगूठे पर हथौड़े से चोट कर देता है गलती से, भाई जानबूझ के तो कोई मारेगा नहीं, तो वो अपने आप से क्यों बात करता है, इसका उद्देश्य क्या है, अपने आप से क्यों बात करता है जो अपने अंगुली पर हथौड़े से चोट कर देता है। इसका आंसर ये कि वो अपने निगेटिव इमोशन को क्या करता है, रिलीज करता है इस तरह से, एंड देयर ही नीड्स नॉट एनी ऑडियंस। तो यहाँ पे देखिए, टू रिलीव हिज फीलिंग्स एंड नीड्स नो ऑडियंस। कौन सी फीलिंग है, वो नेगेटिव फीलिंग है, वो अपने नेगेटिव फीलिंग को रिलीव करने के लिए क्या करता है, उसको लैंग्वेज का यूज़ करता है, यानी अपने आप से बात करता है, मतलब लैंग्वेज का यूज़ करता है। यहाँ पे आपका देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैसेज में बिगनिंग में ही मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डज अ फिलोसफर यूज लैंग्वेज। इट्स वेरी इजी आंसर, है ना, सीधे केक जैसे काटना होता है उतना ईजी है। एक फिलोसफर अपनी लैंग्वेज का यूज़ क्यों करता है, देखिए यहाँ पे सीधा आंसर दिया हुआ है, और फिलोसफर यूजेज हिज लैंग्वेज टू क्लेरिफाई हिज आइडियाज ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया, और फिलोसफर यूजेज लैंग्वेज टू क्लेरिफाई हिज आइडियाज ऑन अ सब्जेक्ट, ये हो गया, सीधा सा आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स वेरी इजी फॉर एनी स्टूडेंट, जनरली जो पैसेज पढ़ के उसको समझ सकता है। सी है, फॉर व्हाट पर्पस डू द टू वुमेन एंड टू मेन यूज लैंग्वेज। इसका तीसरा जो सेंटेंस है उसमें आंसर मिल जाएगा, टू वुमेन, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है टू वुमेन, देखिए टू वुमेन गॉसिप ओवर द फेंस और टू मेन एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एज दे पास इन द स्ट्रीट। लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्या पर्पस हो गया, जब दो महिलाएं आपस में बैठकर चार दीवारी पर चुगली करती हैं, चुगली
चुगलियाँ करती हैं या फिर पुरुष आपस में एक दूसरे को अभिवादन करते हैं सड़क पर गुजरते वक्त, तो क्या होता है, लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ह्यूमन के जो बॉन्ड्स हैं, आपसी जो बंधन है, आपसी जो रिलेशनशिप है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन सी के लिए आंसर हो गया। हाँ, क्वेश्चन ई देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन ई है फाइंड आउट, अब क्वेश्चन डी देखेंगे, इज लैंग्वेज अ मल्टीपर्पज, आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। हाँ, लैंग्वेज एक मल्टीपर्पज क्या है, लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट, यहाँ राइटर भी कह रहा है। तो जितने सारे ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने ग्रामेटिकल सेंस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पैसेज का एक तरह से समझ लीजिए सारांश लिखना है, समरी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डी में देख लीजिए, यस लैंग्वेज इज अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट, इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये चीज़ ऐसी हो गई। ठीक है, थिंकिंग क्लियरली, सोशल बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स फॉर कोऑपरेशन, और दूसरे के व्यवहार को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि ह्यूमन कोऑपरेशन क्या हो सके, पॉसिबल हो सके। तो इस प्रकार से हमारे मल्टीपर्पज़ जो चीज़ है लैंग्वेज को आंसर किया, लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है कि मल्टीपर्पसिटी क्या होती है लैंग्वेज की। आगे देखेंगे क्वेश्चन ई है, क्वेश्चन ई के देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3, क्वेश्चन ई के 3 पार्ट हैं एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वोकैब। तो अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि वोकैब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ जो होगी, ग्रिप होगी, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पीक्स, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो बोलना का दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता है अटर का मतलब क्या होता है, अटर का मतलब भी होता है बोलना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा। योर आंसर वुड बी अटर इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्पीक इन द पैसेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पावरफुल और सक्सेसफुल, तो कौन सा वर्ड जो होता है इस पैसेज में, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है पावरफुल या सक्सेसफुल। ठीक है ना, तो इसका एक वर्ड आ जाएगा, सीधे हम देख लेंगे, इसका इफेक्टिव वर्ड है। यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे आंसर सीधा लिखा हुआ है इफेक्टिव, है ना। इफेक्टिव हम ढूंढेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव वर्ड कहाँ है, इफेक्टिव ढूंढ लेंगे, इफेक्टिव, ये देखिए ये वर्ड आपका आ गया, कौन सा वर्ड आ गया, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव वुड बी मीनिंग ऑफ पावरफुल एंड सक्सेसफुल। ठीक है, आगे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, गुस्सा बढ़ा देना, है ना। एग्रीवेट का मतलब होता है गुस्सा बढ़ा देना, इसके जो अदर कॉनोटेशंस भी हैं, इसका देखिए क्या हो जाता है, अपोजिट क्या है, एग्रीवेट का रिलीव होता है ना, गुस्सा बढ़ा देना। और एग्रीवेट, रिलीव का मतलब होता है किसी नेगेटिव इमोशन से क्या करना, आपको रिलीज कर देना, रिलीव कर देना, मुक्त कर देना, तो इसका क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द पैसेज, वी हैव कंप्लीटेड द पैसेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो ऐसे क्या करना है, आपको पैसेज पूरा 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस को आराम से आंसर करना है, एक भी मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप कर ही लेंगे, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे, आप नई जनरेशन के बच्चे हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अगला देखेंगे। अभी बारी है सेक्शन बी राइटिंग की। मैंने आपको बताया था 4 सेक्शन में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। पहला सेक्शन है रीडिंग, फिर दूसरा बी जो होगा राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड सेक्शन डी लिटरेचर पे है। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल आएगा, ठीक है, और लेटर एप्लीकेशन कुछ तो आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी राइटिंग के सेक्शन में एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल का मतलब आप समझ लीजिए, अभी तक आप एस से लिखते आए हो, वैसे ही समझ लीजिए, उसी का छोटा भाई आप समझ लीजिए, छोटा सौतेला भाई समझ लीजिए। क्या है ये, एक आर्टिकल लिखना है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तीनों जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उनको ध्यान से देखना है, जिस विषय पर आपको ज़्यादा जानकारी होगी उस विषय पर लिखना है। और एक तरीका मार्क्स बढ़ाने का मैं आपको बता रहा हूँ, खूब अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, थोड़ा टाइम भले से लग जाए लेकिन खूब अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। जो आपको वर्ड लिमिट, जो वर्ड की रेंज दी जा रही है, उसी वर्ड रेंज में आपको क्या करना है, लिखना है, उससे कहीं इधर उधर नहीं जाना है। थोड़ा 5-10 वर्ड कम या ज़्यादा चलता है, हालांकि कम ना हो तो ज़्यादा सही है, ठीक है, 5 ज़्यादा ही हो जाए। तो जिस विषय पर आपको ज़्यादा जानकारी उस विषय पर आप लिखेंगे। वी हैव 3 टॉपिक्स गिवन, वी हैव बीन गिवन 3 टॉपिक्स। रोल ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में महिलाओं का क्या रोल है, क्या भूमिका है। लीव एंड लेट लीव अदर्स, जियो और दूसरों को जीने दो। और सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो जिस विषय पर आपको ज़्यादा जानकारी होगी उस विषय पर आप लिख देंगे। आर्टिकल का टॉपिक, आर्टिकल का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एस्से से, बिकॉज एस्से में वी सिंपली राइट द टाइटल ऑफ द एस्से एंड वी स्टार्ट राइटिंग द एस्से, बट in article it's slightly different. What is similarity between essay and article writing? Title is given in both the forms. यहाँ टाइटल दिया जाएगा, एक हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ बगल में जो है, चाहे इस बगल में राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में क्या करना है आपको,
राइट या लेफ्ट साइड में आपको अपना नाम लिखना है। अगर नाम नहीं लिखना है ABC XYZ कुछ भी लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। नाम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब ABC XYZ कुछ तो लिखना पड़ेगा बाई के बाद। तो ये आपका देखिए कैसे लिखना, और आप लिखना कैसे है, आपको जब भी लिखेंगे आर्टिकल तो आपको पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, थोड़ा सुंदर लगे, ताकि वो एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस कर पाए और उसके बाद से आपके मार्क्स को बढ़ा पाए, ठीक है ना, मतलब अच्छे मार्क्स दे पाए। खूब ज़्यादा कटपिट किए रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3 टू बी डिस्कस्ड। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सपोज यू आर रोहित। अब देखिए अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में आपका नाम बता देता है कि मान लो आपका नाम ये है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए अपने आप को वही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या मानना है, इसके एम्बिट में अपने आप को मानना है क्वेश्चन कि आप रोहित हो, ठीक है। यू लिव इन द एरिया फ्लडेड विथ वाटर, आप बाढ़ग्रस्त एरिया में आप हो, ठीक है, आप फंसे हुए हो। एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब जो रोजाना की आवश्यक वस्तुएं हैं, आटा चावल दाल जो भी है, आर नॉट रीचिंग देयर, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है जो आवश्यक जीवन की चीज़ें हैं जीवन यापन करने के लिए वो नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है। सरकार की तरफ से राहत का काम नहीं किया जा रहा है। नाउ राइट लेटर टू द DM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए, पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया। क्या करना है, आपके एरिया में जो कि फ्लडेड एरिया है उसमें रिलीफ वर्क यानी राहत कार्य शुरू किया जाए। ये आपको क्या करना है, DM को लेटर लिखना है, ठीक है। देखिए लेटर लिखना इट मे बी ईजी फॉर सम पर्सन्स बट इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी पर्सन टू राइट द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। ये एप्लीकेशन है। जो लेटर कितने प्रकार का होता है, लेटर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल पहले समझ लेते हैं, इनफॉर्मल को फ्रेंडली लेटर भी बोलते हैं, फ्रेंडली लेटर। तो फ्रेंडली लेटर उनको लिखा जाता है, फिर इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर, वो किसी अफसर को, किसी ऑफिसर को लिखा जाता है, ठीक है। देखेंगे तो फॉर्मेट सही होना चाहिए। मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कैसा होगा। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्मेट सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर में क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस होता है। किसका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। जो भी लेटर भेजता है उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। जो भी एड्रेस, अब इसी को रट लो, यही लिख देना एग्जाम में अगर आ जाएगा तो, ठीक है, कोई बना के लिखना होता है, ठीक है। और नीचे एक लाइन छोड़ना पड़ेगी, एक लाइन जरूर छोड़ना पड़ेगा, और उसके नीचे डेट लिखना पड़ेगा। डेट कौन सा होगा प्यारे बच्चों, जिस दिन एग्जाम आपका हो रहा होगा इस पेपर का, उस दिन का डेट लिखना पड़ेगा। ये कोई रूल नहीं है बट उसी दिन का लिखना चाहिए, एक माना जाता है कि इट्स गुड, इट्स बेटर। प्रीवियस ईयर का, अब पहले का 2022 का, अगर 2026 में आप एग्जाम देंगे तो 2022 का डेट तो नहीं डालेंगे ना, ये तो कॉमन सेंस है, तो ये भी देखना है। तो अब डेट, उसके बाद से एड्रेस जो है फॉलोड बाय डेट, बीच में एक लाइन छूटेगी, फिर से एक लाइन छूटेगी, और जिसको अब बारी है, जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं उसका पोस्ट लिखा जाएगा और उसका ऑफिशियल एड्रेस लिखा जाएगा। तो किसको लिख रहे हैं आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं तो DM लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे उनका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी डिस्ट्रिक्ट का होता है तो DC ऑफिस शाहजहां रोड आगरा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ के हैं, आगरा। आप हालांकि आप यहाँ पे डायरेक्ट आगरा भी लिख सकते थे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी पहले आप एड्रेस लिखेंगे सेंडर्स का, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद से द रिसीवर ऑफ द लेटर का जो है पोस्ट लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे और उसका ऑफिशियल एड्रेस लिखेंगे। एक लाइन फिर छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट का मतलब लेटर किस विषय पर लिख रहे हैं उसको 2, 4, 5, 6 वर्ड में, 5-6 वर्ड में लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके नीचे रिस्पेक्टेड सर, हाँ लाइंस ये जरूर छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, लाइंस छोड़नी पड़ेंगी। एड्रेस के बाद, डेट के बाद, रिसीवर्स एड्रेस के बाद, फिर सब्जेक्ट के बाद, और नीचे यहाँ पे होता है सॉल्यूटेशन। सर लिख दीजिए, मैडम लिख दीजिए, जो भी है, सर या मैडम दोनों लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। अब उसके नीचे जो भी लेटर का टॉपिक है उसको आप लिख देंगे, अपनी बात कैसे कहेंगे, जो भी टॉपिक दिया गया है। ये पढ़ाने की चीज़ क्या है, ये तो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, कैसे आप अपनी बात, अपना मैसेज, जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहुंचाने के लिए, जो भी मैसेज कैसे आप पहुंचाते हैं ये आपके ऊपर है। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेशन पावर होगा उतना ही अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब फाइनली लेटर का जो ये बॉडी कहलाता है, ये कंटेंट कहलाता है, कंटेंट। जिससे लेटर का कंटेंट पूरा होता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे थैंक यू लिखना है, और उसके नीचे ये जो पार्ट है इसको योर्स कैसे लिखना है, ये लिखना पड़ता है योर सिंसियरली। तो क्या लिखेंगे, योर, YOUR, ये कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, YOUR एपोस्ट्रोफी मार्क दे के S लगा देते हैं। ये मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है, ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। कैसे लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है YOURS, जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वैसे योर्स, और सिंसियरली लिख दीजिए, योर सिंसियरली, और नीचे अपना नाम लिखना होता है, क्योंकि नाम दिया हुआ है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट ये था, आगे कैसे करना है, ये फॉर्मेट है,
फॉर्मेट है, ठीक है, और बीच में ये जो लिखा हुआ है ये अपने कंटेंट लिखा हुआ है। तो कंटेंट आपके ऊपर है कैसे लिखते हैं, ठीक है, साफ सुथरा लिखिएगा, ज़्यादा कटपिट मतलब कटपिट होने ही ना पाए, गलत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का और करके एक और मतलब दो क्वेश्चन देता है, और करके कोई एक लिखना होता है, और का मतलब ये होता है कोई एक करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ये भी आपका फॉर्मल लेटर, लेकिन जब प्रिंसिपल को हम लेटर लिखते हैं तो क्या होता है, अपना एड्रेस नहीं लिखा जाता है। रीज़न क्या है इसके पीछे, अपना एड्रेस क्यों लिखेंगे, जब प्रिंसिपल हमारा सारा एड्रेस जानता है, हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, पूरा एड्रेस उसके पास है, वो तो आपके घर पहुंच सकता है ना, इसलिए प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले एप्लीकेशन में अपना एड्रेस जनरली नहीं लिखा जाता, ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो एड्रेस के बाद क्या आता था, याद करिए, डेट आता था, तो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट से एड्रेस खत्म हुआ तो डेट तो अपनी जगह पे रहेगा, है ना। अब देखिए सबसे पहले डेट डाल देंगे, डेट कौन सा डालना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन का डेट डालना है। फिर जिसको लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसका ऑफिशियल एड्रेस लिखेंगे, है ना। तो प्रिंसिपल है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, वैसे ही प्रिंसिपल किसी स्कूल के होंगे, मेरठ यूपी, है ना। फिर सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, ये जो सैल्यूटेशन वाला पार्ट है ना, रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी लिखना है, डियर नहीं लिखा जाता है इसमें, डियर नहीं लिखना है, डियर सर नहीं लिखना है, ठीक है, जनरली ये अच्छा नहीं माना जाता है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आप डायरेक्ट सर या मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। और बीच का ये जो कंटेंट है ये तो आप ही को लिखना है, कंटेंट है ना, कंटेंट्स आप ही को लिखना है। फिर नीचे क्या करना है, ये फॉर्मेट की बात बता रहे हैं, ये आपका क्लोजिंग है, क्लोजिंग में योर सिंसियरली लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए, अगर नाम दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया देखिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XYZ लिखा हुआ है ना, XYZ लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लेटर का फॉर्मेट लर्न कर लीजिएगा कैसे लिखना है, इससे से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो मार्क्स आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आपके मरते दम तक वही मार्क्स आपके साथ रहेगा, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। टेक्स लॉन्ग प्रैक्टिस, इट टेक्स वन लॉन्ग प्रैक्टिस। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सेक्शन सी ग्रामर को डेडिकेटेड पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, ऑप्शन MCQs है ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, एक्सप्लेनेशन देख के एक वर्ड, इस ये जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, किसी वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कौन सा वर्ड है जिसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसी को कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अ पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जिसका धर्म को लेके क्या है, वो नैरो है, यानी संकीर्ण मानसिकता रखता है, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं, सैटिरिस्ट। जो सैटिरिस्ट किसको कहते हैं, जो किसी का मजाक उड़ाता है विथ अ व्यू टू मेकिंग चेंज इन हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो व्यंग्यकार इसको कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, पॉजिटिव सोच रखने वाले को आशावादी कहते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब जो महिला कल्याण की बात करता है, महिला कल्याण के लिए जो है कोई काम करता है, आवाज़ उठाता है, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। फैनेटिक बोलते हैं अ पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज़, ठीक है ना, एक व्यक्ति जिसके विचार जो है धर्म को लेके छोटे हैं, है ना, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं, फैनेटिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बी क्या है, बी है द फ्रेज इन द ऑफिंग, का मतलब क्या होता है, लाइकली टू हैपन, इसका मतलब लाइकली टू हैपन। इसमें क्या समझाना है इसको आपको, ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है, सीधे आपको बता देते लाइकली टू हैपन। जनरली ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है ये पहली बार पूछा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सी क्या होगा इसका, द सिनोनिम। अब देखिए मैंने बोला था वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये सिनोनिम है। वेल का मतलब होता है विलाप करना, तो विलाप करना के सिनोनिम क्या होगा, बियर। बियर का मतलब तो बर्दाश्त करना हो जाता है। टॉर्चर का मतलब जो है कष्ट देना होता है। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना होता है। मोर्न का मतलब होता है विलाप करना। तो वेल का मतलब क्या हो जाएगा, विलाप करना किसी नुकसान पर, जनरली किसी की डेथ पर जो है जो रोना होता है, शोक मनाना होता है, दैट इज कॉल्ड वेल या मोर्न, ठीक है, विलाप करना, इसका हो जाएगा विलाप करना। आगे बढ़ेंगे, तो आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, इसके लिए आपको हर रोज कुछ ना कुछ वोकैब तैयार करने चाहिए, उनको डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, चाहे लिख के यूज़ करो चाहे बोल के यूज़ करो। आगे बढ़ेंगे, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इसमें से कौन सा वर्ड जो है एरर है ना। सेंटेंस में कोई वर्ड जो है रॉन्गली, सिंटैक्टिकली क्या हो गया है, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया है ना, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गया है, ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो ही इज़ वरीड इन, देखिए वरीड के बाद जो है अबाउट होता है, जनरली अबाउट होता है, कहीं कहीं ओवर भी हो जाता है, वो वरीड ओवर, तो जनरली अबाउट होगा, तो इन क्या हो जाएगा, इन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए इन जो है गलत है, तो जो गलत है वही सही है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इन जो है रॉन्ग है, इन नहीं होगा, वहाँ पे अबाउट होगा। बढ़ेंगे ई की तरफ, द एंटोनिम, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। एंटोनिम फॉर माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, नरम,
मुलायम कह सकते हैं, माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। तो मुलायम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मुलायम मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का क्या हो जाएगा, ये कठोर हो जाएगा, इसको सीवियर कहते हैं ना, सीवियर हो जाएगा। हालांकि सीवियर का मतलब अलग करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में पूछ रहा हूँ, माइल्ड मतलब होता है नॉर्मल, है ना, सॉफ्ट, यहाँ पे हो जाएगा सीवियर, कठोर, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे है कह रहे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, रूल क्या है ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं मैं आपको एक बेसिक जानकारी यहाँ पे दूंगा, कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में। देखिए, सी सेड ब्रदर, तो ये देखिए जब भी इसको कहते हैं, जब किसी का नाम लेके कुछ कहा जाता है तो उसको कहा जाता है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस बोला जाता है, वोकेटिव केस। तो अगर डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन जैसे लिखा जाता है, तो जो सबसे पहले लिखा जाता है जहाँ से स्पीकर बोलना शुरू करता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी हम शॉर्ट में बोलेंगे, और बाकी जो हिस्सा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, इस हिस्से को हम कहते हैं आर एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है इसको। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे किसी को संबोधन करके कुछ बोला गया है तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हर ब्रदर, भाई को कह रही तो ब्रदर कोई हर ही तो होगा ना, लड़की है तो हर ब्रदर, कॉमन सेंस है। दैट लगाएंगे, अगर आर एस हमारा असर्टिव हो तो दैट कंजंक्शन का यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। दैट आई शैल गिव यू माई वॉच, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको पता ही होगा, चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज ही करते हैं। तो तीन वर्ड है यहाँ पे, आई, यू और माई, चेंज कर देंगे, शैल हो जाएगा शुड या वुड में, तो आई बन जाएगा यहाँ पे। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आरवी के, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो बन जाएगा यहाँ पे शी। अब सी हो गया तो शैल का शुड होता, तो सी हो गया तो सी के हिसाब से विल लगाएंगे, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी वुड गिव, और ये यू है तो यू ब्रदर के हिसाब से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, गिव हिम। और माई है, माई फिर से हम पहुंचेंगे सी के पास, हिम हर वॉच, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी गलत हुआ तो मार्क्स कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा इस पे, ठीक है ना। दूसरा है सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर, ठीक है ना, सचिन सेड टू हिज सीनियर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर आपका मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कोई एक करना है, देखिए यहाँ पे एनी वन करना है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया अगर जो आर एस है, ये आर एस है रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये इंटेरोगेटिव में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में है तो ये आपका जो सेड टू है ये चेंज हो जाएगा आस्क में, जनरली ये आस्क में चेंज होता है, आस्क्ड हिज सीनियर, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू। तो अब ये जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन जिसको हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हैं, दैट्स नीड्स एन एक्सप्लेनेशन टू आंसर। तो ये आपका WH क्वेश्चन है ना वर्ड से, तो WH क्वेश्चन किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, उसी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए दैट लगा रहे थे, अगर इंटरोगेटिव होगा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में तो इसमें उसी का क्वेश्चन वर्ड उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा व्हाट, और जो हिस्सा बच गया इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का ये आपका पैटर्न चलता है। तो व्हाट, और ये बच गया आई शुड डू, शुड आई डू, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट पहले लाना है यहाँ पे, तो आई शुड डू, सर तो ऐसे ही आ गया सीनियर में है ना, तो शुड आई क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई को चेंज होना पड़ेगा सचिन के हिसाब से, तो बन जाएगा, सचिन लड़का है तो बन जाएगा ही, क्या बनेगा, सचिन आस्क्ड हिज सीनियर व्हाट ही शुड डू, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे। इनडायरेक्ट हमेशा फुल स्टॉप पे ही खत्म होता है, चाहे क्वेश्चन इनडायरेक्टिव हो कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, डी ग्रामर सेक्शन के जो बी वाला है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये आपका सिंथेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस पे, ये सिंथेसिस जो है टॉपिक है उस पे ये क्वेश्चन है। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जाम, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, है ना, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, किसमें, जैसा कह रहा है सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब एक ही होता है, बाकी उसके अलावा कोई नॉन फाइनाइट वर्ब रह सकता है वहाँ पे, लेकिन मेन वर्ब एक ही होगा तभी उसको सिंपल सेंटेंस हम बोलेंगे। देखिए कैसे, अब कैसे इसको सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, ठीक है। क्या बनेगा इसका, हालांकि पूरा रूल तो बताया नहीं जा सकता यहाँ पे, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। प्रिया
एक सेंटेंस में पर्पज बता रहा है, एक सेंटेंस में एक्शन बताया जा रहा है, तो जनरली जो पर्पज है वो इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। तो प्रिया वर्क, काम क्या कर रही है, प्रिया वर्कड टू पास द एग्जाम, पास द एग्जाम, हो गया, खत्म हो गया बात। एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन कह लेंगे, एग्जामिनेशन, ये आपका सिंथेसिस हो गया। देखिए एक ही सेंटेंस, एक ही मेन वर्ब है आपका वर्कड, और ये जो है टू करके ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव आपको पता होगा अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब स्कूल में पढ़ा है कि इन्फिनेटिव जो है क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब में काउंट नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, महेश बॉट अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और बाकी एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, जो कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लास होता है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करके बताया जाएगा। आपको सिंपल यहाँ टिक कर बता देते हैं यहाँ पे, महेश बॉट अ वॉच, और वॉच के बारे में आगे बात की गई है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास होगा ये। वॉच को हम चेंज कर देंगे जो में इंग्लिश बोलेंगे विच गिव्स करेक्ट टाइम। महेश ने घड़ी खरीदी जो क्या देती है, सही समय देती है या फिर सही समय बताती है। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदल गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और ये आपका पीसी हो गया। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, प्रिंसिपल क्लास हो गया, मेन क्लास हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे। आपको ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में पढ़ा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जहाँ पे आपको सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करना होता है लेकिन मीनिंग चेंज करने से बचाना होता है। जैसे एक सेंटेंस है कि निधि इज हैप्पी, निधि इज हैप्पी। अगर इस सेंटेंस को निगेटिव में कह दे रहा है, चेंज करना है, इसको निगेट करना है, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि निधि NIDHI, निधि इज नॉट हैप्पी। आप इसको करेंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा। मीनिंग नहीं बदलना है, बस फॉर्म चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हैप्पी के बजाय हम क्या करेंगे, हैप्पी के बजाय सैड लिख देंगे, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई हैव चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। निधि इज हैप्पी, निधि इज नॉट सैड। देखिए नेगेटिव भी हो गया और मीनिंग भी नहीं बदला, हमने एक वर्ड चेंज कर दिया, हैप्पी के बजाय सैड यूज कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कोई एक करना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एक करना है कोई। डोंट अब्यूज अदर्स, तो अब्यूज करना यानी बुराई करना, गालियां देना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रिशिएट करना। अदर्स, APPRECIAT, अप्रिशिएट अदर्स कर दिया, बन गया ये। यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, एंटोनिम यूज कर लिया, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। निगेटिव को हमने क्या कर लिया, अफर्मेटिव चेंज किया यहाँ पे, तो यहाँ दूसरा वाला हमने कर दिया, पहला वाला करते हैं अभी, दूसरा वाला हो गया। पहले वाला क्या करना, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। इसका कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस, बाय व्हाट आर यू मेड, बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, हैप्पी माय डियर। माय डियर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। पैसिव वॉइस के सारे रूल्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। अब बारी आती है डी की, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको 2 इनकरेक्ट सेंटेंसेस मिलेंगे। इनकरेक्ट सेंटेंसेस में देखना होगा कि क्या मिस्टेक है, उसको करेक्ट करके आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख पाएंगे, यू विल हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ओवर ग्रामर। ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखना होगा, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख के एक बार जरा सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिएगा, मैच कर गया तो आप जो है सिकंदर हो गए, है ना, जो जीता वही सिकंदर। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग। आपको बता दें, इनिंग कभी भी जो है एस के साथ लिखा जाता है, ये इनिंग्स होगा न कि इनिंग होगा। तो इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स होगा, न कि इनिंग होगा। एन समझ के इनिंग मत लिख देना, इनिंग्स होगा, है ना। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी, ऐसे जब कंपैरिजन किया जाता है एनी और एनी के बाद एक वर्ड जरूर आएगा, दैट इज अदर्स, एनी अदर। क्या होगा, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब ये आपका कंपैरिजन का सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस हमने करेक्ट कर दिए। अब बारी आती है ई की। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस
मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। क्या करना है आपको, दो होमोफोन्स मिलेंगे। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, जहाँ भी फोन वर्ड आ गया, फोन का मतलब होता है सुनना, होमो मतलब समान, ठीक है। तो क्या रहा है कि दोनों जो है एक समान ध्वनि देने वाले वर्ड्स हैं, स्पेलिंग अलग है यहाँ पे, तो दोनों वर्ड दिए जाएंगे, दोनों वर्ड दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको इनका सेंटेंस यूज करना होगा, और इस तरीके से करना होगा कि दोनों में डिफरेंस पता चल जाए, मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। इतनी तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग। तो लेट, देखिए एक वर्ड है आपका लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, ये लेट का LATE, लेट का जो है कैंपरेटिव होता है लेटर, LATER, लेटर। और दूसरा वर्ड है लेटर, लेटर मतलब ये आपका टाइम बताता है और ये आपका पोजीशन बताता है, तो ये होता है बाद वाला। लेटर मतलब होता है बाद वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। कलर चेंज कर देता हूँ मैं पेन का, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है लेटर, लेटर का मतलब देर से। आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, मैं आपको बाद में, यानी देर से, चाहे बाद में कॉल करूंगा शाम को। देखिए मीनिंग क्लियर होगी लेटर का। यहाँ पे लेटर, लेटर मतलब बाद में, बाद वाला। ऑफ द टू ऑप्शंस, दोनों विकल्पों में से, आई प्रेफर द लेटर, मैं बाद वाला, मैंने बोला था ना लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मैं बाद वाला पसंद करता हूँ। ये आपका ये हो गया लेटर का सेंटेंस यूज हो गया, जिससे इसकी मीनिंग क्लियर हो जा रही है। लेटर मतलब जो पोजीशन बताता है बाद वाला। यहाँ पे देखिए लेयर दिया और लायर दिया है। लेयर का मतलब परत होता है और लायर का मतलब झूठा होता है। तो देखिए मीनिंग सेंटेंस के थ्रू मीनिंग क्लियर की जा रही है। देयर वॉज अ थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन द टेबल, मेज पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। और लायर का मतलब झूठा होता है। ही इज अ लायर हु नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो झूठा है जो कभी सच नहीं बोलता है। देखिए दोनों की मीनिंग क्लियर होगी, लेकिन पढ़ने में दोनों एक जैसा लग रहा है, लेयर और लायर पढ़ने में एक जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए ये डिफरेंस आपको क्लेरिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, और इस तरीके से करना पड़ेगा कि मीनिंग क्लियर हो जाए और डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। देखिए वंस द मीनिंग ऑफ क्लियर गेट्स क्लियर, आपका सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा, है ना, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। आई मीन अब ये देखिए पैसेज, आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे एक पैसेज मिलेगा। पैसेज कभी कभी टफ हो सकता है, कभी कभी इजी हो सकता है, तो आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या होता है, पैसेज कई प्रकार के सेंटेंसेस को मिला के एक पैसेज बनता है, कोई एक विचार, कोई एक कहानी बाहर आती है, तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सेंटेंस को वन बाय वन पहचानना है। जैसे पहला सेंटेंस है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, तो देखिए एम्परर अशोक वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, जो जिसमें बी का यूज किया गया, बी मतलब इजमर वाजवर। तो ये आपका ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस को पढ़ के उनका प्रकार समझ के उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांसलेशन पे टाइम दिया है तो ट्रांसलेशन पढ़ने पे आपके टीचर ने इसको पढ़ाया तो आप इसको कर पाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन आप इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं आता तो जोड़ जोड़ के कितना भी करेंगे उस पर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। किसी ने हवा में ऐसे मार्क्स दे दिए गलती से तो अलग बात है, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। और देखिए 5 नंबर का ये दिया हुआ है, पहले 10 नंबर का आता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए अब यहाँ पे हमने सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी ग्रामर खत्म कर लिया है। अब हम आते हैं सेक्शन डी जो कि है लिटरेचर का। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, जो यहाँ पे दिए हुए हैं इस सेट में, हम इनको ध्यान से देखेंगे, इनके आंसर्स को ध्यान से एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बहुत इन डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं जनरली। तो इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे और सिर्फ सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करता है, हर साल मतलब रिपीट करता है, बार बार किसी न किसी सेट में रिपीट करेगा, हर साल करेगा, ठीक है। देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मैं वो क्वेश्चन जब आएगा मेरे सामने तो मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड में इनको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए कह रहा है, व्हाट मेड द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर। रूलर मतलब स्टिक की बात हो रही है चैप्टर में। किस चीज़ के कारण जो है, जो राइटर है, यानी जो हमारा राइटर है, फ्रेंच की बात हो रही है, फ्रेंच, वो क्यों जो है एम हैमल के रूलर को डंडे के बारे में भूल गया। यहाँ डंडा जो है सिंबलाइज करता है पनिशमेंट को, एम हैमल के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को, है ना, स्ट्रिक्ट बिहेवियर को, उनके एक तरह से कह सकते हैं क्रूअल होने को। हालांकि टीचर क्रूअल नहीं है, एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए टीचर में ताकि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, तो उनके स्ट्रिक्ट होने को दिखाता है। इज बीइंग स्ट्रिक्ट इज बीइंग शोन बाय रूलर, है ना, उनका डंडा दिखाते कि वो स्ट्रिक्ट हैं। तो उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में कौन सी चीज़ हुई जिसके कारण जो है राइटर जो है भूल गया, मतलब उस चीज़ को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। देखिए क्या आंसर, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। द राइटर फॉरगॉट अबाउट एम हैमल्स रूलर बिकॉज, यहाँ से ध्यान देना है,
क्योंकि ही वॉज सरप्राइज टू सी, वो आश्चर्यचकित था उन्हें देखकर, काइंड, उनका दयालु वाला जो स्वभाव देखकर। इससे पहले दया उन्होंने नहीं दिखाई थी, दयालुता का व्यवहार नहीं करते थे, जनरली स्ट्रिक्टनेस का व्यवहार करते थे। तो आज वो दयालु थे एंड जेंटल, और बड़े सज्जनता से पेश आ रहे थे, इसलिए भूल गया कि ये कभी स्ट्रिक्ट भी थे। दूसरा आगे क्या है, ही वॉज डीपली मूव्ड बाई एम हैमल्स इमोशनल स्पीच। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब जो फ्रेंच पढ़ाया जाना बंद होने वाला था, लास्ट क्लास था, उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, और उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दिया उनके अपने लैंग्वेज यानी मदर टंग, मातृभाषा के इंपॉर्टेंस के बारे में एक इमोशनल स्पीच दिया। तो अब उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, फ्रेंच वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो एक टीचर का एक अभिन्न लक्षण है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो उनके इस इमोशनल स्पीच को सुन के जो है फ्रेंच क्या हो गया, जो उनकी मातृभाषा पे दिया गया था, वो इमोशनल स्पीच सुन के वो उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को, उनके डंडे को भूल गया। दिस मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे उनकी बात सुन के, टीचर की बात सुन के, और बाकी जो सिनेरियो चल रहा था, जो सीन्स चल रहे थे साइमल्टेनियसली, वो शिक्षा के महत्व को समझ पाया। तो इन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वो एम हैमल के रूलर को यानी डंडे को, उनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर को भूल गया, छोड़ दिया कि हमारे टीचर स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने कभी हमारी कुटाई भी की होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए था, 7 के ए में और करके क्वेश्चन देता है, मतलब कोई एक करना होता है। देखते हैं, व्हाई डिड ल्यूइस कैरल नेवर गिव हिज कॉन्सेंट टू बी इंटरव्यूड। लुइस कैरल कैरेक्टर है इंटरव्यू वाले चैप्टर से, वो यहाँ पे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि वो कभी इंटरव्यू देने की अनुमति क्यों नहीं देते थे, मतलब कोई उनका इंटरव्यू ले, ऐसा क्यों नहीं, किसी को इंटरव्यू क्यों नहीं देते थे। देखिए रीज़न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी हम पढ़ लेंगे। लुइस कैरल डिड नॉट लाइक फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, झूठी प्रशंसा, इसको कहेंगे हम चापलूसी। आदमी कब करता है, जब उसको अपनी कोई स्वार्थ सिद्धि करनी होती है तो वो चापलूसी करता है। कह रहा है लुइस कैरल डिड नॉट लाइक फ्लैटरी विच वाज डन मोस्टली बाय मेनी इंटरव्यूअर्स एंड सो। कह रहे कि लुइस कैरल इंटरव्यू फ्लैटरी पसंद नहीं करते थे, और अधिकतर इंटरव्यू लेने वाले जो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, वो यही करते थे। ही नेवर वॉन्टेड टू गिव इंटरव्यूज, वो नहीं देना चाहते थे, लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, और साइन ऑटोग्राफ भी नहीं साइन करना चाहते थे। बट ही लेटर ऑन यूज्ड टू हैप्पीली शेयर हिज सक्सेस स्टोरीज, लेकिन बाद में वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना पसंद करते थे। खैर ये आंसर का पार्ट दे दिया है, बट है नहीं, बस वो उनको फ्लैटरी पसंद नहीं थी, और इंटरव्यूअर क्या करते थे, अधिकतर फ्लैटरी करते थे, इसलिए उनको पसंद नहीं था इंटरव्यू देना। ठीक है, अब इसी का बी देख लेते हैं। व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट फियर इन द लेसन डीप वाटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखिए, इन डीप वाटर रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव, ये आपको लाइन एकदम रट मारनी है एक दो। इन डीप वाटर जो चैप्टर का नाम है, रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ये लाइन रट लेनी है ना। क्या उन्होंने कहा है, रूजवेल्ट ने क्या कहा है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या बोला है, कह रहे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, दिस मीन्स फियर इज द रियल एनिमी। ये लाइन आपको रट लेनी है, यही इसका आंसर हो गया। क्या बोला है उन्होंने फियर के बारे में, इट स्टॉप्स अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, डर क्या करता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। द राइटर अंडरस्टूड दिस व्हेन ही ओवरकेम हिज फियर, लेखक ये बात समझ गया जब उसने अपने डर पे काबू पा लिया। कौन सा डर था, ऑफ वाटर थ्रू करेज, साहस दिखा के डर पे काबू पा लिया। जो पानी से उसको डर लगता था, पानी में उतरने से, गहरे पानी में तैरने से डर लगता था, उस डर पे जब काबू पाया तो लेखक को ये बात समझ में आ गई। इसका भी और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू बिसाइड्स फाइटिंग सम बैटल्स इन मद्रास। क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, कुछ बैटल्स लड़ने के अलावा क्या क्या किया मद्रास में, है ना। देखते हैं, मद्रास को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। बिसाइड्स फाइटिंग बैटल्स इन मद्रास, मद्रास में फाइटिंग, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिया है तो सुन लीजिए, सुन लेंगे तो याद ही हो जाएगा। बिसाइड्स फाइटिंग बैटल्स इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव मूव्ड फ्रिक्वेंटली बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। कह रहे कि अलग अलग जगहों पे वो घूमा मद्रास में, लड़ाइयाँ तो लड़ी उसने, लेकिन अलग अलग जगहों पे वो घूमा। ही ऑल्सो गॉट मैरिड एट सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, उसने इस जगह पे क्या कर लिया, शादी भी कर लिया। थ्रू हिज स्टे इन मद्रास वॉज ब्रीफ, सॉरी दाउ हिज स्टे इन मद्रास वॉज ब्रीफ, हालांकि वो बहुत कम समय के लिए मद्रास में रुका था, फिर भी उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी और उसने क्या किया, मद्रास के अलग अलग जगह पे घूमा भी और मद्रास में शादी भी कर लिया। ही लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रभाव, और उसने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी, गहरा प्रभाव छोड़ा। रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें,
हाउ कैन यू से दैट, इसमें 80 वर्ड्स में आपको आंसर करना है ऑलमोस्ट। हाउ कैन यू से दैट ऑर्डिनरी पीपल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। ये क्वेश्चन है आपके गांधी जी वाले वो चैप्टर से, इंडिगो चैप्टर से। कह रहा है कि कैसे आप ये बात कह सकते हैं, इस कथन को साबित करिए किसके रेफरेंस में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, चैप्टर इंडिगो दिया उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में ये बात साबित करिए कि सामान्य लोग भी जो है आज़ादी की लड़ाई में योगदान कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या कहता है। आंसर आप सुन लेंगे तो आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा, कम से कम इतना मटेरियल तो हो जाएगा कि सुना हुआ याद रहेगा, तो आप बना के अपना आंसर लिख पाएंगे, कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। ऑर्डिनरी पीपल प्लेड अ बिग रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। यहाँ पे बता रहे कि सामान्य लोगों ने भी फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी के आंदोलन में क्या किया, लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बड़ी भूमिका निभाई। फार्मर्स इन चंपारण, जो चंपारण के किसान थे, स्टूड विद गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे, अंग्रेज जमींदार थे, उनके खिलाफ जो है चंपारण के किसान गांधी जी के साथ खड़े हुए। तो एक कॉमन पीपल थे, उन्होंने भी लड़ाई में योगदान दिया। दे शोड करेज एंड डिड नॉट फियर पनिशमेंट। उन्होंने साहस दिखाया और सजा से नहीं डरे, बिल्कुल। वर्कर्स, ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स ज्वाइंट प्रोटेस्ट। जो वर्कर थे, जो व्यापारी थे, जो छात्र थे, उन्होंने भी इस विरोध में भाग लिया और बाइकआउट्स में भाग लिया, है ना, बहिष्कार करने में, बहिष्कार में भाग लिया। विमेन ऑल्सो टुक पार्ट बाय मेकिंग खादी एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया, क्या करने में, खादी के कपड़े बनाए गांधी जी के सहयोग से और जागरूकता फैलाई। उन्होंने भी, वो भी कॉमन पीपल थे, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। मेनी पीपल सफर्ड हार्डशिप्स बट रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे लोगों ने कष्ट सहा, बहुत सारे लोगों ने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूती, अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ दी, अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा, मकसद नहीं छोड़ा उन्होंने अपना। देयर यूनिटी एंड सेक्रीफाइस, उनकी एकता और उनकी सेक्रीफाइस, उनके बलिदान, हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इंडिया ने क्या किया, आज़ादी प्राप्त की, उनकी यूनिटी के कारण, उनके सहयोग के कारण, उनके बलिदान के कारण। द फ्रीडम मूवमेंट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लीडर्स। कह रहे कि जो फ्रीडम मूवमेंट था सिर्फ लीडर्स ने नहीं लड़ा। लीडर्स तभी कहलाते हैं जब उनके पीछे लोग चलते हैं, उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है लोगों का। तो कह रहे हैं कि सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं थी फ्रीडम मूवमेंट, इट वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल। ये सामान्य लोगों के सहयोग के कारण ही क्या हुआ, सक्सेसफुल हो पाया था। तो ये हमारा बता सकते हैं कि कॉमन पीपल ने कैसे आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, कैसे कॉमन पीपल आज़ादी की लड़ाई में योगदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, 8 का बी दिया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन 18 मार्क्स 18 वर्ड में आंसर करना है, लेकिन थोड़ा कम हो गया है, अब बढ़ा लेंगे, है ना, बढ़ाना तो आपको पता ही होगा। व्हाट फॉर इज द सिटी, फॉर व्हाट इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, है ना। ये फॉर इधर आना चाहिए। फॉर व्हाट इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। सबको पता है फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के लिए, ये भारत का एक सेंटर है चूड़ी बनाने का, यहाँ पे चूड़ी बनाई जाती है। आंसर कैसे लिखना है, एक वर्ड में आंसर तो हो नहीं जाएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, तो थोड़ी भूमिका बनाएंगे। बैंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मैंने जैसा आपको बोला था कि चूड़ी बनाना फिरोजाबाद शहर को क्या करता है, फेमस बनाता है। ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर। हर जगह जो है ब्यूटीफुल बैंगल्स, क्योंकि पूरा शहर जो है चूड़ियाँ बनाता है तो हर जगह चूड़ी दिखाई देती है। एवरी सेकंड फैमिली इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। करे कि हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है। दिस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। शीशे को पिघला के चूड़ी बनाने के लिए ये जो है क्या है, सेंटर है भारत का। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वॉकिंग अराउंड फर्नेस। चैप्टर आपने पढ़ा है, वहाँ से कुछ और जोड़ जाड़ के लिख देंगे। कह रहे कि यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, उन्होंने अपना जीवन खत्म किया किस चीज़ में, चूड़ियाँ बनाने में। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको आप बड़ा कर सकते हैं क्योंकि 80 वर्ड्स में है, 80 वर्ड्स में लिखना है। अब देखिए, क्योंकि आपके लिटरेचर का एक पार्ट पोइट्री भी है, तो पोइट्री का भी एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर आपको करना है। देखिए प्रोज में इट्स वेरी इजी टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज दे के क्वेश्चन देता है, तो वहाँ पे आसान होता है, लेकिन प्रोज में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। समटाइम्स यू गेट द आंसर इन द पैसेज ऑफ पोइट्री, एक्सट्रैक्ट में मिल जाता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज, it doesn't always happen। कह रहा है perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है एक लेसन, जब पृथ्वी पर हर चीज डेड मालूम पड़ती है और बाद में ये जीवित साबित होती है। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go। तो यहाँ पे इन दो लाइंस का मतलब है कि शायद हमें पृथ्वी, यहाँ पे पहली दो लाइंस का मतलब है कि शायद पृथ्वी हमें एक लेसन सिखा सकती है, जब हर चीज़ डेड मालूम पड़ती है पृथ्वी पर और बाद में वो पता चलता है कि ये तो जीवित है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बेटा किसकी, यहाँ पे बात हो रही है विंटर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है विंटर की। आपको पता है विंटर के टाइम पे जनरली क्या होता है, ठीक पहले जो है पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं पेड़ के और ठंड के कारण लोग बाहर ज़्यादा घूम नहीं रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि
पृथ्वी जो है डेड हो गई है, पेड़ पौधे जो है पतझड़ के मौसम में क्या हो गए होते हैं, पतझड़ के कारण मतलब सारे पत्ते झड़ गए होते हैं, अधिकतर पेड़ों के मेजोरिटी ऑफ द ट्रीज पत्ते झड़ गए होते हैं, तो हर चीज़ जो है एक डेड मालूम पड़ती है, लोग नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, पक्षियाँ अपने अपने घोंसलों में छिपी होती हैं, वैसे तो उस समय लगता है कि पृथ्वी जो है डेड हो गई है, यानी कि वो आराम कर रही है, लेखक कहना चाहते हैं कि आराम कर रही होती है। और बाद में जैसे ही बसंत ऋतु आती है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है वैसे ही पेड़ों पर नए पत्ते, नए फूल, नई पत्तियाँ, नए फल आते हैं, तो मालूम पड़ता है अरे पृथ्वी तो जिंदा है। तो पृथ्वी इस प्रकार से हमें एक लेसन सिखा सकती है। मतलब हमें भी थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अपने कार्यों के बीच में रुक के थोड़ा अपने कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए, इससे गलत क्या कर रहे हैं हम और सही क्या कर रहे हैं ये पता चलता है। यहाँ पे कह रहे व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। कौन सी चीज़ अलाइव मालूम पड़ती है जब हर चीज़ डेड, अलाइव होती है जब हर चीज़ डेड होती है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे, द अर्थ रिमेन्स अलाइव, है ना, पता है जब हर चीज़ मरी हुई मालूम पड़ती है तो पृथ्वी उस समय भी जिंदा होती रहती है। मतलब ये तो पोएटिक लैंग्वेज है ना। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड न्यू लाइफ ग्रोज अगेन आफ्टर सम टाइम। जैसे ही ठंडी कम होती है, बसंत ऋतु आती है, नए नए पत्ते आते हैं, तो कह रहे हैं नया जीवन शुरू होता है कब, जैसे ही ठंडी खत्म हुई तो और बसंत ऋतु आती है ना, उसी की बात कर रहा है। द पोएट सेज, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है when should we remain quiet as said by the poet। हमें कब शांत रहना चाहिए। कह रहे the poet says we should remain quiet for some time to reflect। reflect का मतलब होता है सोचना, परछाई पे होता है रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्ट का मतलब सोचना भी होता है। एंड अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, कह रहे कि हमें थोड़ा रुक के सोचना चाहिए और जीवन को इस प्रकार से बेहतर हमें बनाना चाहिए। पोएट कौन है और पोएम का नाम क्या है। तो पोएट देखिए आप क्वेश्चन कर रहा है कि नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द अबव लाइन्स, सबको पता है। पोएम, द पोएट इज पैब्लो नेरुडा। हु इज द पोएट, द पोएट इज पैब्लो नेरुडा एंड द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। ये दोनों आपको याद रखना है। आपको एक दिन क्या करना है, थोड़ी देर बैठ के सारे पोएम्स का नाम, सारे उनके पोएट्स का नाम लर्न कर लेना, ये आपके एग्जाम में जरूर और जरूर काम आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 और बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। पोएट्री से क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मैं आपको बता रहा हूँ तीन पोएम्स के नाम आएंगे जिनका सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी अपने बुक से किसी भी 3 पोएम के सेंट्रल आइडियाज को लर्न कर लेने हैं, कोई ना कोई एक आपको पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमने लिख दिया माई मदर एट 66। कैसे लिखना है देखिए यहाँ पे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और ये आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल इडियम एंड ब्रिंग्स पुट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मानवीय व्यवहारों की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो जटिलता होती है, उसके बारे में ये पोएम बताता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज ईजिंग विच इज द सेंट्रल लॉ ऑफ नेचर। कह रहे कि इसका जो मेन विचार है, केंद्रीय विचार है, वो एजिंग है, यानी उम्र का बढ़ना है, और जो कि इटर्नल लॉ ऑफ नेचर है, जो प्रकृति का अनंत शाश्वत नियम है, ये कभी बदलेगा नहीं। कोई भी चीज़ आई है तो वो चीज़ समाप्त होनी है ना। पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर हुज पेल फेस। पेल का मतलब होता है, अगर स्किन की बात करें, पेल का मतलब होता है हल्का पीला, बट अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ऐसा स्किन, ऐसी बॉडी जो बीमार है ना, स्किन कलर की बात करें तो जो ब्लडलेस मालूम पड़ रही है, बीमार मालूम पड़ रही है ना। तो कह रहे कि जो कवित्री थी, पोएट जो थी, हैड गॉन टू मीट हर मदर, वो अपनी माँ से मिलने गई थी, जिनका पीला चेहरा मतलब बीमार चेहरा, मेड हर रियलाइज, ने उनको ये एहसास दिलाया, मतलब माँ के पीले चेहरे ने पोएटिस को ये एहसास दिलाया कि उनकी माँ जो है अब क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही हैं। ये कुछ नहीं है, सॉरी, द पोएट बिकम्स व्हाट, द पोएट बिकम्स रियली अपसेट। और इस बात को देखकर जो है पोएट अपसेट हो जाती है। द पोएट ऑल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड अ डॉटर शेयर। कह रहे कि जो पोएट है वो उस रिलेशनशिप का वर्णन भी करती हैं जो एक माँ और बेटी के बीच में होता है। वाइल गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से दूर जाते हुए जो बूढ़ी हो गई थी, पोएट गेट्स डीपली सैडेंड, पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, कवित्री। द पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर्स द यूनिवर्सल फियर ऑफ लॉसिंग लव्ड वंस। कह रहे कि ये सार्वभौमिक रूप से जो है एक डर को पकड़ता है, जो सार्वभौमिक डर है, सार्वभौमिक डर जो है किसी को खो देने का, अपने अपनों को खो देने का, जो सार्वभौमिक डर है, यूनिवर्सल फियर है, इस पोएम में ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। सबको अपनों को खोने का डर होता है, चाहे माँ को अपनी बेटी को हो, चाहे बेटी को अपने माँ को खोने का डर हो, है ना, किसी को भी अपने लव्ड वंस को खोने का डर है, और इस बात को पोएम में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है, दिखाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको क्या करना है, अब ये फिर से आपका जो टेक्स्ट बुक नहीं है, जो सप्लीमेंट्री बुक है आपका, है ना, उसको क्या किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन अब उससे आएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाय चार्ली। चार्ली जो स्टेशन पे जाता है और कहता है कि वहाँ पे 3rd लेवल भी है, मतलब तीसरा एक प्लेटफॉर्म भी है,
तो उसके बारे में कैसे क्या बता रही कि वो कैसे बढ़ता जा रहा है ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है। कह रहा है चार्ली सेड दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। वो यहाँ पे ये कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, ये नए नए कॉरिडोर पैदा कर रहा है, जैसे पेड़ नए नए पत्ते और ब्रांचेस निकालता है, एंड स्टेयर के सीढ़ियाँ निकाल रहा है जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे पेड़ की तरफ बड़ा हो रहा है, नए नए स्टेयर केस और नए नए कॉरिडोर्स यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। 11 का ए हमने किया, अब इसका और देख लेते हैं। What for is अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस? किस चीज़ के लिए अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है? आंसर पढ़ लेते हैं, आपको रेडी हो जाएगा। अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द पास्ट। अपने पास्ट को, अतीत को स्टडी करना है, प्रेजेंट को स्टडी करना है, फ्यूचर को, किसके, अर्थ के, पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका एक परफेक्ट प्लेस है। इट्स आइस होल्ड्स रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। साइंटिस्ट्स कैन अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स द प्लैनेट्स। वैज्ञानिक यहाँ जाके समझ सकते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है अफेक्ट द प्लैनेट, इस प्लैनेट को अफेक्ट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग। क्या चीज़ करके साइंटिस्ट ये बात समझ सकते हैं? बाय स्टडीइंग इट्स ग्लेशियर्स। यहाँ अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर्स हैं उनको स्टडी करके, क्लाइमेट, वहाँ के मौसम को और वहाँ के वाइल्ड लाइफ को स्टडी करके ये बता सकते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी को, हमारी प्लैनेट को अफेक्ट कर रही है। तो अंटार्कटिका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए क्या है, अब ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्लेस है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है इसी का क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, तो ए हो गया, बी दे रहा है। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड एनिस से टू द ऑथर अबाउट द पैकेज विच वाज बीइंग कैरीड बाय इट्स, अन्ना है ये, अन्ना, सॉरी अन्ना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है बी, व्हाट डिड अन्ना से टू द ऑथर अबाउट द पैकेज विच वाज बीइंग कैरीड बाय इट्स स्ट्रिंग। आपने वो कहानी लास्ट में पढ़ी है ना, कि जिसमें एक मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक मजदूर जो है हाथ में कुछ खाने वाली कोई चीज़ लेके आता है जो उसको उसके धागे से पकड़ रखा है। तो जब ये बात लेखिका जो है अपने भाई से बताती है, उनके भाई क्या बताते हैं? अन्ना का मतलब यहाँ पे बड़ा भाई है, साउथ इंडिया में बोला जाता है। कह रहा है, अन्ना टोल्ड द ऑथर दैट द वे द पैकेज वॉज कैरीड बाई इट्स स्ट्रिंग शोड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जिस तरीके से डोरी से पकड़कर उस पैकेज को ले जाया जा रहा था, इससे क्या दिखाई देता है? भेदभाव दिखाई देता है, भेदभाव दिखाई पड़ता है। He explained that people from lower caste were not allowed to touch food meant for upper caste. उसने अपनी बहन को बताया, मतलब लेखिका के भाई ने उनको बताया कि जो खाना ऊंची कही जाने वाली जातियों को खाने के लिए है, नीची कहे जाने वाली जातियों उनको छूने से मना किया गया है ना, वो छू नहीं सकते, इसलिए वो डोरी पकड़ के ला रहा था। दिस मेड द ऑथर रियलाइज द अनफेयरनेस इन सोसाइटी। और इस बात से लेखिका को क्या एहसास हुआ? सोसाइटी में जो अनफेयरनेस है वो चीज़ को पता चली, उसको वो चीज़ का पता चला कि समाज में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना ज़्यादा अनुचित व्यवहार हो रहा है बड़े कहे जाने वाले और छोटे कहे जाने वाले जातियों के बीच में, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड द डॉक्टर सदाव वेट टू फॉल इन लव विथ हाना। हाना से प्रेम में पड़ जाने के लिए डॉक्टर सदाव को कितना इंतजार करना पड़ा? चलिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, आपने पढ़ा होगा। देखते हैं आंसर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बहुत तो नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, है ना। डॉक्टर सदाव हैड टू वेट अंटिल ही वॉज श्योर दैट हाना वॉज द राइट पर्सन फॉर हिम। कह रहे कि सदाव को वेट तब तक करना पड़ा जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं हो गया कि जो हाना है उनके लिए राइट पर्सन। अब यहाँ पे राइट होने का क्या मानक है, क्राइटेरिया क्या लेखक बताते हैं? राइट होने का मानक क्या था कि वो जापानीज होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पिता जो है दूसरे देश की लड़की को पसंद नहीं करते अपनी बहू के रूप में, ठीक है, जापानीज होनी चाहिए थी, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है उनको ये राइट पर्सन, ही वॉन्टेड टू बी सर्टेन दैट, वो ये विश्वास कर लेना चाहते थे, निश्चित कर लेना चाहते थे कि सी वॉज ए जापानीज। अभी मैंने बताया कि वो भी जापान से थे, क्योंकि डॉक्टर सदाव भी जापान से थे। एंड दैट हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ, और वो ये भी कंफर्म करना चाहते थे कि उनके फादर अप्रूव कर लें, यानी पसंद कर लें उसकी पसंद को, यानी हाना को पसंद करने अपने लड़के यानी डॉक्टर सदाव के लिए, बिफोर ही अलाउड हिमसेल्फ टू फॉल इन लव। प्यार में पड़ने से पहले ये सारी चीज़ें कंफर्म की कि लड़की जापानीज है और मेरे पिताजी इसको पसंद करेंगे ही करेंगे। हो सकता है पिताजी का कुछ मानक हो, बताया हो कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है तुम्हारे बहू के रूप में, तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म किया, फिर जाके प्यार में पड़े। बहुत नियम वाला प्यार किया था डॉक्टर सदाव ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके टेक्स्ट बुक से नहीं, आपके सप्लीमेंट्री बुक से है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है
वॉट गिफ्ट डिड द महाराजा ब्रिंग ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, अपने बच्चे के, अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर महाराजा जिलानी जंग बहादुर ने, यानी कि टाइगर किंग ने कौन सी चीज़ गिफ्ट में दिया अपने बच्चे को। ठीक है, आपको पता है लकड़ी का टाइगर दिया था जो ठीक से बना नहीं था, जगह जगह लकड़ी के जो पार्ट्स हैं बाहर निकल रहे थे नुकीले नुकीले, और वही जो उनके हाथ पे लग गया और जिससे उनको इन्फेक्शन हो गया और वो एक दिन मर गए। तो उन्होंने 99 जिंदा टाइगर मार दिया, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर से मारे गए। देखिए, व्हाट गिफ्ट डिड द महाराजा ब्रिंग ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, तीसरे जन्मदिन पर अपने बच्चे के, अपने बेटे के महाराजा ने कौन सा गिफ्ट उसको दिया। आंसर पढ़ेंगे बड़े आराम से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन पर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम गिफ्टेड हिम अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर उनको। आंसर हम पहले से जानते हैं लेकिन डिस्कस कर रहे हैं, ओनली टू सी हाउ व्हाट इज द वे द आंसर शुड बी रिटन। लकड़ी का टाइगर दिया, ही बॉट इट फ्रॉम अ टॉय शॉप, लकड़ी एक खिलौने की दुकान से खरीदा। इवन दाउ इट वॉज पुअरली मेड, हालांकि ये बहुत अल्हड़ तरीके से, खराब तरीके से बनाया गया था। द टॉय हैड रफ एंड शार्प एजेस, इसके किनारे जो है रफ थे और चिकने नहीं थे, और शार्प थे, मतलब शार्प थे, आप समझ रहे हैं, धारदार थे। वाइल प्लेइंग विथ इट, इसके साथ खेलते हुए, एट अ टीनी स्प्लिंटर, यानी कि उसके लकड़ी का जो एक जो नुकीला पार्ट बाहर निकला हुआ था उसको स्प्लिंटर कह रहा है। फ्रॉम द टॉय पायर्स मतलब फाड़ दिया, पायर्स यानी फाड़ दिया, धस गया, फाड़ दिया, ने फाड़ दिया द महाराजाज हैंड, ने उनके हाथों को फाड़ दिया, कहीं लग गया, खरोच आ गई उससे, है ना। द बाउंड बिकम इन्फेक्टेड, और घाव जो है क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, लीडिंग टू अ सीवियर इन्फेक्शन, और बाद में ये इन्फेक्शन हो गया, एंड इवेंचुअली, और आखिर में हिज डेथ आयरोनिकली डिस्पाइट किलिंग मेनी टाइगर्स, और बहुत सारे टाइगर्स को मारने के बावजूद उनकी डेथ हो गई। टू स्केप हिज फेट, अपने भाग्य को हराने के लिए। उनके भाग्य में क्या लिखा था, जैसा कि ज्योतिषी ने बोला था कि आपका जन्म जो है बुल के नक्षत्र में हुआ है, इसलिए आप, बुल जो है टाइगर का दुश्मन है, तो टाइगर के द्वारा आपकी मौत होगी। तो आयरोनिकली उनकी डेथ हो गई एक लकड़ी के टाइगर से, हालांकि बहुत सारे जिंदा टाइगर्स को उन्होंने मार डाला था। ही वॉज किल्ड बाई ए स्मॉल वुडन टाइगर, वो एक छोटे से लकड़ी के टाइगर से मारे गए। आयरोनिकली यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, अपने भाग्य को हराने के लिए, भाग्य में जो लिखा था उसको हराने के लिए उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मारे, लेकिन एक लकड़ी के टाइगर से खुद मारे गए। क्वेश्चन फाइनल जो है, इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट डिड जितकला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। अपने है ना वो जो लड़कियों की कहानी है, बामा और एक दूसरे राइटर हैं, एक के बारे में भी क्वेश्चन आया था कि वो स्ट्रिंग पकड़ के वो खाने का पैकेज क्यों लेके आ रहा था, वो गरीब आदमी, वो छोटी कहे जाने वाली जाति का आदमी। कह रहे व्हाट डिड जितकला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब उनके लंबे बालों को काटा गया जितकला सा के, तो बामा और ये जितकला सा दो लोग थे, तो जितकला सा की एक स्टोरी और बामा की एक स्टोरी है। कह रहा है कि उनके लंबे बालों को जब काटा गया था तो उनको कैसा फील हुआ था। ठीक है, जब आपकी मर्जी के बिना आप कोई काम होता है तो कैसा फील होता है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। कह रहे जितकला सा फेल्ट एंग्री, सबसे पहले देखिए कीवर्ड हम नोट कर लेंगे, उनको गुस्सा आया था। जितकला सा के बालों को जब काटा गया था तो कैसा फील हुआ था, देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो है वो है, उनके बालों को जब काटा गया तो ही फेल्ट एंग्री, सी फेल्ट एंग्री, उनको गुस्सा आया था, एंड हेल्पलेस, और वो असहाय महसूस किया था उन्होंने। व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जब उनके लंबे बालों को काटा गया। ये आपके दो वर्ड की वर्ड हैं, इनको याद कर लीजिए, हेल्पलेस, असहाय और नाराज, गुस्सा। इन हर नेटिव अमेरिकन कल्चर, उनके अपने देसी अमेरिकन कल्चर में लॉन्ग हेयर वॉज अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड स्ट्रेंथ, जो लंबे बाल थे किस चीज़ के प्रतीक थे, अपने घर के साइड में उनके अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन कल्चर में प्राइड, गर्व के और शक्ति के प्रतीक थे बाल, जो बाल होते थे। सी ट्राइड टू हाइड, उसने छिपने की कोशिश की, आपको याद है ना, चौकी तख्ते के नीचे छिपी थी, बट वॉज कॉट, लेकिन पकड़ी गई। सी क्राइड एज ए फोर्सफुली कट हर हेयर, वो चिल्लाई क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती उसके बाल काटा। सी फेल्ट लाइक सी हैड लॉस्ट हर डिग्निटी, उसको ऐसा लग रहा था जब बाल काटे जा रहे थे कि उसने अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी यानी पहचान और अपनी इज्जत खो दी है, ऐसा लग रहा था, गर्व को, अभिमान को खो दिया है, वो इज्जत मत समझ लेना, है ना। द स्कूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हार्श, हार्श यानी होता है कठोर, स्कूल के जो कठोर रूल थे, हार्श ट्रीटमेंट था, कठोर जो ट्रीटमेंट था, व्यवहार था, मेड हर फील पावरलेस, क्या महसूस कराया इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उसको, स्कूल के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसको पावरलेस फील कराया। दिस पेनफुल एक्सपीरियंस शोड हाउ नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन वर फोर्स्ड, ये जो दर्दनाक अनुभव था ये दिखाया, इसने ये दिखाया, व्यक्त किया कि कैसे नेटिव अमेरिकन बच्चे को मजबूर किया जाता है, बच्चों को मजबूर किया जाता है टू गिव अप देयर ट्रेडिशन, कि वो अपनी परंपरा को त्याग दें, एंड फॉलो द फॉरेन कस्टम, और विदेशी कस्टम को, परंपराओं का पालन करें। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर, ये हमारे जो फर्स्ट
यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेट है वो ख़त्म होता है। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। इसके बाकी सेट्स को पढ़ना है, बाकी सेट्स को अगर आपको प्रिपेयर करना है, जो कि टोटल 7 सेट्स होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके देवरिया कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप सिर्फ 199 यानी 199 रुपीज़ में आप उसका पूरा अप्रोच पा सकते हैं, पूरा उसको आप ले सकते हैं और आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो जाए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। आप बाकी सारे सब्जेक्ट को आपको 199 में ही मिल जाएंगे। 199 जब आप खर्च करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश के नहीं, मैथ, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट जो भी 12th में सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रीवियस और क्वेश्चंस मिल जाएंगे 199 में। तो इससे सस्ती डील आपको नहीं मिलेंगी। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको